खुदा रहा, अल्लाह के वास्ते आप एक हो जाइए और यहाँ अमन कायम कीजिए। आपसी भाईचारे को, नफरत ने जो सियासत है उसको तर्क कीजिए और उसका मुकाबला करने के लिए आप एक हो जाएं। कहते हैं कि 70 साल में काम नहीं हुआ, मैं कहता हूँ कि 70 साल में बहुत बड़ा काम हुआ उस वक्त के मुताबिक, और उस गवर्नमेंट ने जो किया वो बहुत ज़्यादा किया, और उसी का नतीजा है कि आज प्राइमरी स्कूल कोई नहीं मांग रहा है बल्कि कॉलेज मांग रहे हैं। फ़िरका परस्त जो हैं वो ना ही मुसलमान हो सकते हैं ना हिंदू हैं। फ़िरका परस्त किसी मज़हब का नाम नहीं है, ये हर मज़हब में हर हो सकते हैं। ये चंद लोग गुंडा नासर होते हैं और वही उनको फ़िरका परस्त कहा जाता है जो कि मुल्क फूट डाल रहे हैं आपस में। ये थोड़े से होते हैं, लेकिन इनकी चालाकी इतनी है, होशियारी इतनी है कि ये बाकी लोग, अगर ये 30% है तो 70% को ये डिवाइड कर लेते हैं। कौम से मतलब मेरा गुजर कौम नहीं है या कोई पहाड़ी कौम नहीं है, मेरा कौम से मतलब हर वो हिंदू मुसलमान जो सेकुलर जमात है वो मेरी कौम है, हम हिंदुस्तानी हैं सब। तो यहाँ जो सेकुलर हैं उनको नुकसान मत पहुँचाओ, सेकुलरिज्म को बहाल करो, आपस में अमन भाईचारा रखो और इन ताकतों को, फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त दे दो। आपने तालिब चौधरी जो साबिक वज़ीर, साबिक MP रह चुके हैं, उन पे भी इशारा किया है। आपने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो ज़ुबैर अहमद रज़ा साहब हैं उनको भी जो है ये कहा है। आपने मियाँ जो यहाँ पे महफूज साहब हैं उनको भी इशारा दिया है। हम तो ये चाहते थे कि जो पाकिस्तान के साथ हमारा आज़ाद कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर को कहते हैं, उसको भी मोदी साहब वापस लाएंगे और हमारी एक रियासत बनेगी बातचीत के जरिए। जो वो रास्ते जो कि अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किए थे, और उस रास्ते को मैंने सोचा है कि मोदी साहब आगे ले जाएंगे, लेकिन आगे ले जाने के बजाय ये और 4 कदम पीछे आए। उस बनी बनाई रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और 2 यूटियाँ बनाई जो कि हिंदुस्तान की तारीख में पहले ही काम है। ये बट गए हैं, जो बटाने वाले ऊपर हैं बैठे हुए हैं, वो खुद गर्जी में हैं और कौम को बांट रहे हैं। कौम मतलब यहाँ के अमन पसंद लोगों को बांट रहे हैं आपस में, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, उनको एक नहीं होने देते हैं। अगर ये सियासतदान एक हो जाएं, खादी अपनी ज़ाती अना को छोड़ें, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ अमन भी हो जाएगा। एक आदमी को आगे करें जो कि फ़िरका परस्त ताकतों का मुकाबला कर सके। जैसे उमर साहब ने कल कहा टोपी उतार के कि ये मेरी टोपी भी, ये मेरी पगड़ी भी, आप मेरी इज़्ज़त भी आपके हाथों में है, तो मुझे दुख हुआ। उमर साहब बहुत बड़े कादावर लीडर हैं, हम उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। मेरे ये हुआ जो टोपी के लिए कहा, जो सुन लीजिए, मेरा अगर वो ये कहते कि रियासत के अवाम की अमन पसंद अवाम की टोपी, उनकी इज़्ज़त आपके हाथ में, आप मुझे जिताएंगे तो मैं रियासत की इज़्ज़त को बहाल करूँगा। ये नहीं कि आप मेरी इज़्ज़त, वो कहते हैं कि मैं रियासत के लोगों की इज़्ज़त को बहाल करूँगा, तो वो तो बात थी। मुझे ये दुख लगा कि उन्होंने अपनी कहा, लोगों पब्लिक की नहीं कहा। और जहाँ हालांकि वो जम्मू कश्मीर के नहीं लीडर हैं, MLC साहब थे, वो कल आप उनसे कोई एक आदमी इंटरव्यू ले रहा था, वो कहते थे अब मैं यहाँ इंडस्ट्री लगाऊंगा, मैं यहाँ ये करूँगा, वहाँ ये करूँगा, यहाँ नौकरियाँ लाऊंगा। कहाँ से नौकरी लाओगे? 317 आपने ख़त्म किया। अब हमारा मुकाबला जो जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर था, वो मुकाबला वर्ल्ड कंट्री लेवल पर हो गया है। तो यहाँ के हिंदू को भी नुकसान है, यहाँ के मुसलमान को भी नुकसान है, सबको नुकसान है। नौकरी हमारी ख़त्म होगी, इंडस्ट्री लाएंगे। 10 साल में आपने कौन सी इंडस्ट्री लाई है इधर? हुकूमत तो आपकी है नहीं, इस वक्त BJP की हुकूमत है। MLC साहब यहाँ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं स्टेट के, सब कुछ है। आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। हमारे साथ इस वक्त मेहमान हैं हाजी मीर मोहम्मद साहब, जो एक सियासी समाजी कारकुन हैं और ज़िला राजौरी से इनका तल्लक है। असम्बली हल्का राजौरी को लेके जो है वो बात करेंगे। बहुत सारे उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतरे हैं, इसको ये किस नज़रिए से देखेंगे इसके ऊपर जो है वो चर्चा करेगा। हाजी साहब, वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैसे देखते हैं ये जो इस वक्त सियासी माहौल जो है वो असम्बली हल्का राजौरी में बना हुआ है, इसके ऊपर आप किस तरह से टिप्पणी करेंगे? शुक्रिया रियाज साहब, आपने मेरे जैसे एक आदमी से ख्यालात जानने की कोशिश की। मैं कोई सियासी लीडर तो हूँ नहीं, मैं क्या कहूँ, अपने बहरहाल दर्द दिल रखने वाला हूँ। और इस वक्त जो इलेक्शन के माहौल है, 10 साल के बाद यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की भी शुक्रिया है, गवर्नमेंट का शुक्रिया है कि इलेक्शन 10 साल के बाद हमें इलेक्शन का मौका दिया। मैं ये कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट चाहती तो जब ये असम्बली पहली डिज़ाल्व हुई थी, 6 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन यहाँ इलेक्शन करवा सकता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यहाँ इलेक्शन करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ाती मफाद या किस वजह से नहीं करवाया। और ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हिदायत के मुताबिक हो रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों का शुक्रिया है जिन्होंने अपना ज़ाती वक़्त दिया, अपना पैसा भी खर्च किया और टाइम भी दिया और जाके केस लड़ा। और केस लड़ के ये गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को मजबूर किया ये फैसला देने के लिए कि 30 सितंबर से पहले यहाँ इलेक्शन करवाए जाएँ। तो मैं उन लोगों का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके कहने पर ये इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन
रियाज साहब ये जमहूरियत है, जमहूरियत में जितने लोग इलेक्शन लड़ें उसी से तो जमहूरियत मजबूत होती है। अगर एक दो ही हों तो जमहूरियत फिर इलेक्शन हुई के किस बात के। अच्छी बात है जितने आदमी लड़ें उससे ही जमहूरियत मजबूत होती है। लेकिन ये इलेक्शन जो हैं इस वक्त के, मेरी ज़ाती राय है कि डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, और जो गवर्नमेंट आती है वो डेवलपमेंट करती है। जैसे बीजेपी कह रहे हैं जी पहली 70 साल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, मैं ये कहता हूँ कि 70 साल में उन्होंने कितनी सड़कें बनाई। वहाँ 70 साल पहले प्राइमरी स्कूल नहीं होते थे, जहाँ आज कॉलेज हैं। वहाँ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो मेडिकल सेंटर, सब सेंटर नहीं था, जहाँ आज हॉस्पिटल बने हुए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। आपकी बातों से आस्ता आस्ता ऐसा छलक रहा है कि आप सीधा बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी को टारगेट ही मैं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो कि गलत बयानी दे रहे हैं। मेरे हिसाब से कहते हैं कि 70 साल में काम नहीं हुआ, मैं कहता हूँ कि 70 साल में बहुत बड़ा काम हुआ उस वक्त के मुताबिक, और उस गवर्नमेंट ने जो किया वो बहुत ज़्यादा किया, और उसी का नतीजा है कि आज प्राइमरी स्कूल कोई नहीं मांग रहा है बल्कि कॉलेज मांग रहे हैं। कॉलेज की जगह भी पुंछ में भी हर जगह डिमांड है कि यूनिवर्सिटी दी जाए। तो ये काम हुए हैं, कौन कहता है कि काम नहीं हुए। यहाँ असेंबली हल्का राजौरी को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? असेंबली हल्का राजौरी में भी बहुत बड़े काम हुए हैं। यहाँ के जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पिछली गवर्नमेंट ने काम नहीं किए, मैं कहता हूँ ये सब गलत है। सब गवर्नमेंट ने काम कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट के काम होते रहेंगे। काम करने से पहले ज़रूरी है अमन, आपसी भाईचारा कायम करना, अमन कायम करना, आपसी भाईचारा कायम करना। हर आदमी को यहाँ जो रहने वाला बाशिंदा है, बगैर ज़ात पात मज़हब व मिलत, सब यहाँ के बाशिंदे हैं और यहाँ रहने वाले हैं। उन सब को यहाँ इज़्ज़त मिलनी चाहिए। वो इज़्ज़त, पहले अमन, फिर हर आदमी को इज़्ज़त, उसके बाद डेवलपमेंट। अच्छा चौधरी साहब, जैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक नारा जो है वो चल रहा है कि जनाब भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो इसके लिए एक अलायंस भी जो है वो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान देखा गया। बाकी पीडीपी भी जो है वो अपने तौर पे जो है वो इंतखाबात लड़ रही है। बहरहाल राजौरी असेंबली हल्का में कुछ सूरत हाल मुझे लग नहीं रही है कि अलायंस जो है वो इतना हावी हो। आपका, क्योंकि आपने बड़ा पुराना माहौल देखा है, उससे क्या आपका क्या कुछ कहना है तजर्बे के तौर पे? देखिए चौधरी साहब, अलायंस होना इस वक्त पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में अलायंस की बड़ी ज़रूरत है। फ़िरका परस्त ताकतों को जो कि मज़हब के नाम पर, मस्जिद और मंदिर के नाम पर, कोई गाँव रश्का के नाम पर, कोई किसी रश्का के नाम पर लोगों से वोट ले रहे हैं। और ये सियासत जो है, ये सियासत हिंदुस्तान को दो फाड़ करने की है, ये सियासत जोड़ने की सियासत नहीं है। और इस वक्त ज़रूरत है अमन का पैगाम देने की और दो लोगों को जोड़ने की। हमें यहाँ के हिंदुस्तान के आइन ने इजाज़त दी है कि हर मज़हब को यहाँ रहने की इजाज़त है, मज़हब वाले को यहाँ रहने की इजाज़त है, और अपने मज़हब के हिसाब से अपनी पूजा पाठ नमाज जो मर्ज़ी करे, ये इजाज़त है और होनी भी चाहिए। इस्लाम ये सिखाता है हमें, हम मुसलमान हैं, इस्लाम ये सिखाता है कि तो अपने मज़हब की जितनी कदर करते हो इतनी दूसरे के मज़हब की भी कदर करो। अपना पड़ोसी, आप जितने अपने लिए सोचते हो उतना अपने पड़ोसी के लिए भी सोचो। उधर ये नहीं कहा कि पड़ोसी मुसलमान होगा या हिंदू होगा, जो भी पड़ोसी है। अगर अपने घर में इतना पड़ोसी गरीब है तो हम ये सब्ज़ी में वो तड़का लगाने नहीं लगा सकते, इजाज़त नहीं है हमें। ताकि अगर है तो उसको भी दे दो। तो हम तो ये कहते हैं, आपकी बातों से जो दुख छलक रहा है या शायद अंदर जो सीने के मुझे जो आग लग रही है, जो मेरे नज़रिए से है, जो मुझे लग रहा है, मुझे ये बताइए कि राजौरी असेंबली हल्का में इतने सारे उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, तो जिस जमात को आप हराने की बात कर रहे हैं वो तो नंबर 1 पे है इस वक्त। वो नंबर 1 पर है। या मैं ये कहता हूँ कि फ़िरका परस्त जो हैं वो ना ही मुसलमान हो सकते हैं ना हिंदू हैं। फ़िरका परस्त किसी मज़हब का नाम नहीं है। ये हर मज़हब में हर हो सकते हैं। ये चंद लोग गुंडा नासर होते हैं और वही उनको फ़िरका परस्त कहा जाता है, जो कि मुल्क फूट डाल रहे हैं आपस में। तो ये थोड़े से होते हैं, लेकिन इनकी चालाकी इतनी है, होशियारी इतनी है कि ये बाकी लोग, अगर ये 30% है तो 70% को ये डिवाइड कर लेते हैं। और वो हमारी नालायकी है। यहाँ असेंबली राजौरी में मैं छोटी मुँह से बड़ी बात निकली अच्छी नहीं है। यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं, यहाँ के सेशन जज रिटायर्ड हैं। जब उन्होंने पढ़ा था, कितने से सेशन जज तक रिटायर पहुँचे वो, तो उनका दिमाग मेरे से तो कई गुना ज़्यादा अच्छा है। जो एक इंजीनियर हैं, एक्शन रिटायर हुए हैं, वो कितने बड़े लोग हैं, डॉक्टर हैं। और एक बहुत बड़े मुंजे हुए सियासतदान हैं जो कि 1966 से पहले LLB करके फिर सियासत में आए, आज तक बड़ी बड़ी ओहदों पर भी रहे। क्या मैं उनके मुकाबले में सियासत नहीं कर सकता हूँ? लेकिन उनको पैगाम क्या देना चाहिए? मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ, खुदा रहा, अल्लाह के वास्ते आप एक हो जाइए और
यहाँ अमन कायम कीजिए, आपसी भाईचारे को, नफरत ने जो सियासत है उसको तर्क कीजिए और उसका मुकाबला करने के लिए आप एक हो जाएं। इस वक्त ज़ाती खुदगर्जी, ज़ाती अना को छोड़कर कौमी मफाद पर तरजीह दें, कौमी मफाद के लिए ज़ाती मफाद को ख़त्म कर दें। वो कहते हैं ना, डॉक्टर इकबाल ने कहा है, ए तायरे लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिसके खाने से आती हो परवाज़ में कोताही। तो ऐसी हालत में ज़ाती मफाद के लिए, खुदा के लिए कौम का नुकसान मत पहुँचाओ। कौम से मतलब मेरा गुजर कौम नहीं है या कोई पहाड़ी कौम नहीं है, मेरा कौम से मतलब हर वो हिंदू मुसलमान जो सेकुलर जमात है वो मेरी कौम है, हम हिंदुस्तानी हैं सब। तो यहाँ जो सेकुलर हैं उनको नुकसान मत पहुँचाओ, सेकुलरिज्म को बहाल करो, आपस में अमन भाईचारा रखो और इन ताकतों को, फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त दे दो ताकि ये मुड़ के उठ न सके। आपका इशारा मैं सीधा समझ रहा हूँ, जहाँ पे बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। आपने तालिब चौधरी जो साबिक वज़ीर, साबिक MP रह चुके हैं, उन पे भी इशारा किया है। आपने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो ज़ुबैर अहमद रज़ा साहब हैं उनको भी जो है ये कहा है। आपने मियाँ जो यहाँ पे महफूज साहब हैं उनको भी इशारा दिया है। मैं सब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब मुझसे बेहतर हैं, सब मुझसे पढ़े लिखे हैं, सब अच्छे सियासत जानते हैं, लेकिन मेरे अंदर जो एक आग है वो, अब मेरी 80 साल की उम्र है, पता नहीं कल तक होऊंगा या नहीं, तो मेरे अंदर एक आग है, जज्बा है जो आप कह रहे हैं कि ये हालात देखकर मैं कह रहा हूँ कि ये कहाँ मुल्क हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारी रियासत कहाँ जाएगी। ये मोदी साहब की 36 इंच की 56 इंच की छाती कहाँ गई। हम तो ये चाहते थे कि जो पाकिस्तान के साथ हमारा आज़ाद कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर को कहते हैं, उसको भी मोदी साहब वापस लाएंगे और हमारी एक रियासत बनेगी बातचीत के जरिए। जो वो रास्ते जो कि अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किए थे, जो सीधे जहाज़ पर बैठकर नवाज शरीफ के घर चले गए थे लाहौर में बातचीत करने के लिए, और जिन्होंने लगी हुई लड़ाई करगिल की टाली, जिन्होंने यहाँ बॉर्डर पर रास्ते खोले, जिन्होंने यहाँ तजारत शुरू की, यहाँ वीज़े आसान किए, आना जाना खोला ताकि यहाँ के लोग उधर के इधर के बैठें उठें और हम एक हो जाएं। अच्छा, मुझे ये बताइए, और उस रास्ते में मैंने सोचा है कि मोदी साहब आगे ले जाएंगे, लेकिन आगे ले जाने के बजाय ये और 4 कदम पीछे आए, उस बड़ी बनाई रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और 2 यूटियाँ बनाई जो कि हिंदुस्तान की तारीख में पहले ही काम है। लेकिन मुझे ये बताइए, जो राजौरी असम्बली हल्का है, जैसे आपके दिल में थोड़ा सा दुख भी जो है वो इस वक्त महसूस हो रहा है, मुझे ये बताइए लोगों ने कुछ तय किया है कि किस रुझान जाना है, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार आ चुके हैं। सारे लोग ये चाहते हैं बोलने की, कोई बाहर एक बोल भी सकता है, अपनी अपनी जगह सब बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे। ये बट गए हैं, जो बटाने वाले ऊपर हैं बैठे हुए हैं, वो खुदगर्जी में हैं और कौम को बांट रहे हैं। कौम मतलब यहाँ के अमन पसंद लोगों को बांट रहे हैं आपस में, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, उनको एक नहीं होने देते हैं। अगर ये सियासतदान एक हो जाएँ, खादी अपनी ज़ाती अना को छोड़ें, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ अमन भी हो जाएगा। एक आदमी को आगे करें जो कि फ़िरका परस्त ताकतों का मुकाबला कर सके। जैसे उमर साहब ने कल कहा टोपी उतार के कि ये मेरी टोपी भी, ये मेरी पगड़ी भी, आप मेरी इज़्ज़त भी आपके हाथों में है, तो मुझे दुख हुआ। उमर साहब बहुत बड़े कदावर लीडर हैं, हम उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। मेरे ये हुआ जो टोपी के लिए कहा, जो सुन लीजिए, मेरा अगर वो ये कहते कि रियासत के अवाम की अमन पसंद अवाम की टोपी, उनकी इज़्ज़त आपके हाथ में, आप मुझे जिताएंगे तो मैं रियासत की इज़्ज़त को बहाल करूँगा। ये नहीं कि आप मेरी इज़्ज़त, वो कहते हैं मैं रियासत के लोगों की इज़्ज़त को बहाल करूँगा, तो वो तो बात थी। मुझे ये दुख लगा कि उन्होंने अपनी कहा, लोगों पब्लिक की नहीं कहा, और हालांकि वो जम्मू कश्मीर के नहीं लीडर हैं। यानी कि आज जो उनके किए हुए काम, जो किए हुए कारनामे लगता है नज़र में आ रहे हैं, इसलिए टोपी उतार कर भीख मांगनी पड़ी। नहीं, अगर वो ये करते तो वो उन्होंने काम अपने बताने थे ना। वो टोपी लगाकर भीख मांग रहे हैं, लेकिन किसके लिए मांग रहे हैं मैं ये कह रहा हूँ, अपनी ज़ात के लिए। मैं कहता हूँ कि कौम के लिए उनको कहना चाहिए था। अगर वो CM बने, वो कहते हैं मैं कामयाब होऊंगा और मैं रियासत के लोगों की इज्जत बहाल करूँगा, वो बात उन्होंने नहीं कही, उन्होंने अपनी कही। आप असम्बली हल्का राजौरी को लेके अगर जहाँ बात करें तो आम लोगों को क्या पैगाम देंगे, नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? मैं नौजवानों से सबसे पहले तो अपने हमारे जो लीडर हैं, जो जिन्होंने नाम दाखिल किए हैं, मैं अल्लाह राह उनसे कहता हूँ कि अभी 2 दिन हैं, मिलजुल के बैठें, और जो आप में से एक अच्छा आदमी है, सब अच्छे हैं, कोई ये खराब कोई भी नहीं है, सब अच्छे हैं, सलाह से एक को आगे कर लो। आपको कहना, आपका ये कहना है कि एक किसी को बड़ापन दिखाना होगा, एक सबको बड़ापन दिखा के एक किसी को आगे करते हैं, बाकी जो हैं 5-10 हैं वो अपना बड़ापन दिखा के पीछे हटते हैं और उनकी रहनुमाई करते हैं। लेकिन ये जितने हाजी साहब, ये जितने मैदान में उतरे ना, वो सब कह रहे हैं मैं गरीब का काम करने वाला हूँ, मैं गरीब के घर से जो है वो हूँ, तल्लक रखता हूँ, मैं जो है अब सड़क बनाऊँगा, मैं यहाँ पे और जो रुके हुए काम थे वो आगे बढ़ाऊँगा। ये पॉसिबिलिटी है? और सब में क्या बताऊँ, मुझे हंसी भी आती है
ये वो लोग कह रहे हैं जो कि 35 साल या 50 साल से इक़्तिदार में रहे, MLA भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, कुछ भी रहे, वो भी आज कहते हैं कि आपके काम मैं अब करूँगा। वो भाई जिस वक्त आपके पास इतनी ताकत थी वो क्यों नहीं किए? MLC साहब थे, वो कल आप उनसे कोई एक आदमी इंटरव्यू ले रहा था, वो कहते थे अब मैं यहाँ इंडस्ट्री लगाऊंगा, मैं यहाँ ये करूँगा, वहाँ ये करूँगा, यहाँ नौकरियाँ लाऊंगा। कहाँ से नौकरी लाओगे? 317 आपने ख़त्म किया। अब हमारा मुकाबला जो जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर था, वो मुकाबला वर्ल्ड कंट्री लेवल पर हो गया है। तो यहाँ के हिंदू को भी नुकसान है, यहाँ के मुसलमान को भी नुकसान है, सबको नुकसान है। नौकरी हमारी ख़त्म होगी, इंडस्ट्री लाएंगे। 10 साल में आपने कौन सी इंडस्ट्री लाई है इधर? हुकूमत तो आपकी है नहीं, इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है। MLC साहब यहाँ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं स्टेट के, सब कुछ है, तो कर सकते थे लोग। जब वक्त होता है करते नहीं हैं, जब बाद में होता है कि हमें दे दो हम करेंगे, वो गे आता है, ये गिनो कि हमने ये किया है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सियासी व समाजी कारकुन हाजी मीर मोहम्मद साहब थे, जिनके साथ तफसीली बातचीत। जी जी। आखिर में मैं एक बात कहूँगा अपनी कौम से। कौम मतलब मैं गुज्जर कौम से तल्लुक़ रखता हूँ, मैं गुज्जर की बात नहीं करता हूँ, मैं सेकुलरिज्म क्यों सेकुलर लोगों की बात करता हूँ। ये हमारी एक कौम है, हिंदुस्तानी है सब हम। एक ही बात कहूँगा कि वो एक शेर था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, कि लम्हों ने खता की तो सदियों ने सज़ा पाई। ये वक़्त है, फिर हम 5 साल 10 साल पीछे जाएंगे और फिर हम हाथ भी मलेंगे, वक़्त हाथ नहीं आएगा। यही टाइम है, खुदा रहिए 2 दिन में अपना फ़ैसला कर लीजिए और कौम का फ़ैसला कीजिए। ज़ाती इना को छोड़िए और ज़ात के बजाय कौमी मफाद को तरजीह दीजिए। शुक्रिया। चलिए, हमारे साथ सियासी व समाजी कारकुन जनाब चौधरी मीर मोहम्मद साहब थे, जिनके साथ तफसीली बातचीत राजौरी असम्बली हलका को लेके। काफ़ी दुख, दिल में दर्द भी जो है वो आज झलका है, और उन्होंने ये कहा है कि सब लोगों को यकजा होकर जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, सबको बड़ापन दिखाकर एक उम्मीदवार को आगे करना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर की यहाँ पे तरक्की के साथ साथ हिंदुस्तान को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो लोगों को यकजा होना चाहिए और आवाम को भी एकजुट होकर फैसला करना है। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें।